हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शेट पे। आज हम लोग जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। और वैसे भी ये वीडियो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की है, तो जो भी लोग कंप्यूटर सीखते हैं या कंप्यूटर सीखने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन्स कैसे, मतलब कैसे कंप्यूटर एक्चुअली डेवलप हुआ, कैसे उसका इनिशियल स्टेज पे वो कैसा काम करता था। उसके बाद फिर जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस रहे, क्या अंतर आए, कि मतलब जनरेशन्स चेंज होने के पीछे क्या कारण रहा। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल ट्रेंड्स। आजकल तो सारे लोग टेक से भी हो गए हैं, सब कुछ टेक्निकल हो गया है। हम लोग अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं जो पहले, आज से कुछ सालों पहले बहुत मुश्किल थी, आज वो बिल्कुल आसान हो गई हैं मोबाइल या कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, तो मतलब हम सारे लोग टेक सेवी हो चुके हैं, टेक्निकली काम करना पसंद करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था। तो सभी को ये बात पता होगी, आपने ये नाम सुना होगा पहले भी। चार्ल्स बेबेज नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, वो कंप्यूटर को डेवलप करने में सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को डेवलप करने से पहले 19वीं सेंचुरी में उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया, चार्ल्स बेबेज ने ही। और उसके बाद फिर कंप्यूटर की डेवलपमेंट का काम चालू किया। एक्चुअली वो कंप्यूटर के डेवलपमेंट का ही काम कर रहे थे, लेकिन जो फर्स्ट उन्होंने जो मशीन डिज़ाइन की उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ओके, अब मैं बात करता हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में एक्चुअली आप पहले ये समझिए कि जनरेशन होता क्या है। जनरेशन जो वर्ड है ना, ये शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज हैं और हम हैं, तो हमारे पूर्वजों के कारण हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई। और फिर जैसे आज हम हैं, हमारे पूर्वज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कुछ संस्कार, उनके कुछ रीति रिवाज जो हैं आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। ओके, अब जनरेशन्स एक्चुअली आप मिलाइएगा इस चीज़ को अपने लाइफ में भी देखिएगा, अपने डेली लाइफ में। तो आपके जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब आपके दादाजी, आपके फादर, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि उनकी लाइफ स्टाइल में और हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ अंतर जरूर है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, बाकी आप खोजिएगा। जैसे कि उनका ड्रेसिंग सेंस आप देखिएगा, जैसे अपने दादाजी को देखिएगा, तो दादाजी जनरली धोती कुर्ता, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। उसके बाद फिर फादर हमारे फॉर्मल शर्ट पैंट पहनना पसंद करते हैं सिलवा करके, लेकिन हम रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। बाकी अब आप इसके बाद आप और सोचिएगा कि आपके दादाजी से या आपके फादर से आपकी लाइफ किस तरीके से अलग है। उसी तरीके से सोच में भी अंतर होता है, उनके सोचने का तरीका अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है। तो इस तरीके से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव आते जाते हैं ना, उसको जनरेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन कंप्यूटर के साथ भी है या किसी भी मशीन के साथ हो सकती है। जैसे टाइम टू टाइम जो डेवलपमेंट होते गए, उन डेवलपमेंट को हम लोगों ने जनरेशन का नाम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझें कि जनरेशन को चेंज करने के बाद क्या बदलाव आए कंप्यूटर में, वो समझिए। तो कंप्यूटर जो था वो कंटिन्यूसली छोटा होता गया, उसका साइज। ठीक है, अभी जब हम लोग जनरेशन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसके ठीक बाद, तो हमको पता चलेगा कि कैसे कंप्यूटर के साइज क्या थे पहले के और अभी के कंप्यूटर के साइज। तो आप देख ही रहे हैं, पहले के कंप्यूटर का साइज तो हम लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जनरेशन चेंज होने पर जो कंप्यूटर की साइज थी वो बहुत छोटी होती चली गई। मीन्स जब कंप्यूटर डेवलप हुए थे तो उसकी साइज काफ़ी बड़ी थी। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो जो कंप्यूटर्स थे वो सस्ते होते चले गए। मीन्स पहले जो कंप्यूटर्स थे ना, वो कंप्यूटर काफ़ी महंगे थे, तो जनरली कोई आम आदमी उसे परचेज नहीं कर सकता था या नहीं खरीद सकता था पर्सनल यूज़ के लिए। लेकिन अब हर कोई परचेज कर सकता है, बहुत महंगे नहीं हैं। उसके बाद फिर मोर पावरफुल का मतलब है कि मल्टीटास्किंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम हम
एक साथ अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ये आज पॉसिबल है, लेकिन ये जब कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे तो ये पॉसिबल नहीं था। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट नहीं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते थे काम करने पर, बहुत ज़्यादा हीट हो जाते थे, जल्दी ही उनको ऑफ कर देना पड़ता था या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते थे। ठीक है, उसके बाद इफिशिएंट कंप्यूटिंग डिवाइस, इसका मतलब हुआ कि आजकल आप देखिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज़ कर पाते हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये तो बेसिक कंप्यूटिंग डिवाइस है। लेकिन इनके अलावा वेबकैम, जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर पाते हैं। तो आजकल कंप्यूटिंग के जो फील्ड है उसमें जो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, अलग अलग टाइप के कंप्यूटिंग डिवाइस का भी यूज़ हम लोग कर पाते हैं, जो कि हम लोग मार्केट से परचेस करके आसानी से अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड जो था वो 1942 1956 था। ओके, अब ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी इस टाइम पीरियड, ये जो ईयर दिया हुआ है ना, इसके मतलब 40 से शुरू होकर के 56 तक, यानी कि 16 साल तक जो था वो फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड था उसमें जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि, बहुत ज़्यादा मतलब साइज में बड़े, या यूं कह लो कि एक कमरे के बराबर एक पूरा कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, तो अब एक कमरे के बराबर एक पूरा कंप्यूटर हुआ करता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक आम आदमी उसे परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार उसको रख रखाव उसका कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम आम आदमियों के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता, या हम नहीं खरीद सकते थे उसको। ठीक है, इस कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे, जिसमें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का मैंने यहाँ पे पिक्चर दे रखा है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम करता था उस कंप्यूटर में। ठीक है, इसकी साइज काफ़ी बड़ी होती थी और कई वैक्यूम ट्यूब्स कनेक्टेड रहते थे एक कंप्यूटर में। तो जाहिर सी बात है कि कई वैक्यूम ट्यूब्स कनेक्टेड रहेंगे तो साइज तो बड़ी होगी ही। उसके बाद फिर मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था मेमोरी के लिए, और पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था, या पेपर टेप का यूज़ किया जाता था। एक टेप लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसके थ्रू हम लोग डॉट्स के फॉर्म में या कोड के फॉर्म में इनपुट कर पाते थे। आजकल तो हम लोग जो टाइप करते हैं वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लग जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमको डिफरेंट कोड्स देने पड़ते थे पंच कार्ड या फिर पेपर टेप के थ्रू। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया सॉफ्टवेयर की बात अगर की जाए तो मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज का मतलब जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सके वो मशीन लैंग्वेज है। मीन्स अभी तो हम लोग जो कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज करते हैं, जो भी टाइप करते हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले होता है, यानी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में कंप्यूटर काम करता है, मतलब जो यूजर समझ सके। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि यूजर को भी कोई चीज़ इनपुट करानी होती थी कंप्यूटर में, कोई इन्फॉर्मेशन टाइप करना होता था, तो उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक कोड देना पड़ता था, तभी कंप्यूटर उस कोड को समझता था और वो आगे काम कर सकता था। ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स हुआ करते थे, आज भी हैं वो, क्योंकि कंप्यूटर उन कोड्स को समझता है। लेकिन हम मतलब प्रोसेसिंग इतनी फास्ट हो गई है कि हम जब कोई भी चीज़ इनपुट कराते हैं तो इनपुट कराने से मॉनिटर के स्क्रीन तक दिखाई देने तक, मतलब कहने का हुआ कि कीबोर्ड पे टाइप करने से मॉनिटर की स्क्रीन पे आने तक बीच में जो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि सीपीयू में जो डाटा जाता है, वो इतना फास्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है कि हमको पता नहीं चल पाता है। लेकिन हम जो एंट्री करते हैं वो अपने मतलब हम जिस लैंग्वेज के साथ फ्रेंडली हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर किसी एक प्रॉब्लम को ही एक टाइम पे ये सॉल्व कर सकता था। और इसमें साइंटिफिक एप्लीकेशंस ज़्यादा हुआ करते थे, मतलब साइंटिस्ट वगैरह के लिए ही है अभी तो, क्योंकि डेवलपमेंट स्टेज था इसका, तो ज़्यादा आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल है, यूनिवैक, इनियक, ये सारे कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ये नाम है कंप्यूटर के। ठीक है, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत आता है कि ये कौन से जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। उसके बाद हार्डवेयर भी इसका बहुत मतलब फेमस है, वैक्यूम ट्यूब, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन के लिए अगर कहीं बात आती है तो वैक्यूम ट्यूब का ही डिस्कशन होता है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं। बल्कि इन साइज बहुत भारी हुआ करता था जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद फिर कॉमर्शियली इसका यूज़ नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर भाई प्रोडक्शन इसका बहुत कम था। ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट था यूज़ करना, क्योंकि हर एक चीज़ को कोड के फॉर्म में देना जाहिर सी बात है कि डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो
जस्ट फर्स्ट जनरेशन के ठीक बाद, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था यूज़ करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट होगा और नेक्स्ट जनरेशन पे फिर हम लोगों ने स्विच किया, जिसको सेकंड जनरेशन का नाम दिया गया। सेकंड जनरेशन जो है वो 1956 से 1963 तक रहा, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से यहाँ तक रहा। इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करने के बाद वहाँ पे जो यूज़ हुआ ना, वैक्यूम ट्यूब की ही जैसा, मतलब वैक्यूम ट्यूब की तरह काम करने वाला, लेकिन स्ट्रक्चर उसका कुछ अलग था। उसका नाम था ट्रांजिस्टर। ये देखिए ट्रांजिस्टर का मैंने यहाँ पे फोटो लगा रखा है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये पाया जाता है। तो ट्रांजिस्टर लगाया गया जो कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, मतलब अब वैक्यूम ट्यूब हट चुका है, अब ट्रांजिस्टर उसकी जगह ले चुका है, ठीक है। लेकिन अब एक बात और मजेदार है इसमें कि वैक्यूम ट्यूब एक ट्रांजिस्टर का यूज होता था और 40 वैक्यूम ट्यूब्स को वो रिप्लेस कर देता था। तो अब समझिए कि साइज कितना छोटा हो गया होगा, है ना। एक ट्रांजिस्टर लगाने से 40 वैक्यूम ट्यूब हटा देना पड़ा, मतलब रिप्लेस हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। तो ये मतलब अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि अगर वैक्यूम ट्यूब हटा और छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा जिसकी जगह पे 40 वैक्यूम ट्यूब को उसने रिप्लेस किया, तो कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई। उसके बाद फिर मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया जाता था। काफ़ी पहले की बात है ये। मैग्नेटिक टेप्स IBM नाम की एक कंपनी डेवलप करती थी उसको, है ना, अमेरिका की कंपनी है। तो मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक कोर मेमोरीज का यूज़ किया जाता था। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज के लिए भी हार्ड डिस्क वगैरह डेवलप होने लग गए थे। आज भी हार्ड डिस्क हैं हमारे कंप्यूटर में जो काफ़ी ज़्यादा हायर स्टोरेज कैपेसिटी के हैं, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तब भी डेवलप हुआ था। तब के हार्ड डिस्क में स्पेस बहुत कम होता था, लेकिन तब भी हार्ड डिस्क डेवलप हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद फिर जो सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, इसमें बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक साथ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग हम लोग कर सकते थे। मतलब जैसे फर्स्ट जनरेशन वाले में क्या कमी थी कि हम लोग उसमें एक बार में एक ही प्रोसेसिंग कर सकते थे, लेकिन इसमें एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग कर सकते थे। सेकंड नंबर, मशीन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज था, ईच एंड एवरी चीज़ के लिए कोड देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। और असेंबली लैंग्वेज जो है एक कोड लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते थे। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कोई मैथ्स का काम कर रहे हैं तो आपको ऐड करना है 2 नंबर्स को या मोर देन 2 नंबर्स को, तो आप SUM सम का यूज़ करेंगे तो आप उसको ईजिली ऐड कर पाएंगे। मल्टीप्लाई MUL, डिवाइड DIV, ऐसे करके असेंबली लैंग्वेज में छोटे छोटे कोड हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये भी फिर आउटडेटेड हो गया क्योंकि सारे कोड्स को याद रख पाना भी मुश्किल था, ठीक है। इसके बाद आगे पता चलेगा कि इस असेंबली लैंग्वेज को रिप्लेस करके क्या चीज़ आई थी मार्केट में साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अभी भी इसमें साइंटिस्ट ही इस पे साइंटिफिकली ही काम होता था। कॉमर्शियल यूज़ करने के लिए भी किसी किसी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन साइंटिफिकली इसमें ज़्यादा अभी वर्क हो रहा था क्योंकि इसमें अभी भी ये कॉमन मैन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाया था। साइज छोटी हो चुकी थी लेकिन बहुत छोटी नहीं हुई थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिलायबल भी नहीं था, लेकिन थोड़ा तो ठीक हुआ। पहले जनरेशन के मुकाबले थोड़े फीचर्स इसमें ऐड हुए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ फीचर्स और ऐड हुए हैं, ये कंपेयर किया गया फर्स्ट जनरेशन से। तो फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा फास्ट हुआ ये काम करने में, और स्मॉल तो हो ही गया, मैंने पहले ही बताया कि कैसे स्मॉल हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर लग जाने से। उसके बाद फिर थोड़ा रिलायबल हो गया, मतलब काम अच्छे से करने लगा था ये, ठीक है। इसके बाद फिर ऑब्वियस सी बात है कि प्रीवियस जनरेशन से अच्छा था ये, ईजियर टू प्रोग्राम देन प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कॉमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टिल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। ऑब्वियस सी बात है कि अभी भाई बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हुआ था, मीन्स अभी स्लो ही काम करता था, इससे कॉमर्शियली इसका यूज़ नहीं किया जा सकता था जगह जगह पे, ठीक है, और बहुत कॉस्टली था, ठीक है। अब बात आ जाती है थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है इसका टाइम पीरियड 1964 टू 1971, ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में डिफरेंट जनरेशंस के टाइम पीरियड को लेकर भी क्वेश्चन रहते हैं, तो आप टाइम पीरियड्स को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद समझिए कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर था उस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया और आईसी का डेवलपमेंट हुआ इस जनरेशन में। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको कि 1950 के समय में जैक केल्बी एंड रॉबर्ट नॉयसी ने इनको डेवलप किया, इस डिवाइस को, ठीक है। इसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। अब ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी का यूज होने लगा। आईसी पे रोम लिखा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली मैंने जानबूझ के ये पिक यहाँ पे दे रखी है क्योंकि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जो रोम होता है ना, रीड ओनली मेमोरी, वो भी एक तरीके का आईसी ही होता है, ठीक है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। प्राइमरी मेमोरी का टाइप है वो। इसके बाद
आईसी डेवलप हुआ, उसके बाद फिर मैग्नेटिक टेप्स वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह अच्छे से हाई कैपेसिटी के डेवलप हो गए थे। इसमें मिनी कंप्यूटर, जो फोटो आप देख रहे हैं ये मिनी कंप्यूटर का फोटो है, यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये 3rd जनरेशन के अंतर्गत डेवलप हुआ था। ठीक है, उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के साथ लोगों के साथ शेयर किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद फिर हाई लेवल लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज ही मैं बता रहा था कि जो हम लोग कंप्यूटर को अपने लैंग्वेज में जो इनपुट करते हैं ना, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। मतलब हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, इंग्लिश के लेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको कोडिंग के फॉर्म में ही समझता है। उसके लिए कंप्यूटर ट्रांसलेटर का यूज़ करता है, और उस ट्रांसलेटर का नाम है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, जैसे आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी और लंबा हो जाएगा। उसके बाद अदर फीचर फास्टर हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब ये अब ये कॉमर्शियली और मतलब यूज़ होने लग गए थे, थोड़े सस्ते हो गए प्रीवियस जनरेशन के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये इसकी फीचर है। कुछ खास डेवलपमेंट तो इसमें ज़रूर हुआ, क्योंकि भाई 2nd जनरेशन में कंप्यूटर कॉमर्शियल यूज़ नहीं हो पाते थे, लेकिन 3rd जनरेशन में हम लोगों ने इसको यूज़ कर पाया। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछता है, आईसी का फुल फॉर्म पूछता है, जिसका मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट आप लिख पाएंगे। इसका इसका डेफिनेशन भी है, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर की तरह ही इसका भी काम है, लेकिन ये उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, और इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसको डेवलप करने वाले साइंटिस्ट का नेम भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैक केल्बी एंड रॉबर्ट नॉइसी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है 4th जनरेशन की। 4th जनरेशन का कंप्यूटर, एक्चुअली जो कंप्यूटर हम लोग घर पे यूज़ करते थे जब हमारे तक पहुंचा था, वो 4th जनरेशन का ही कंप्यूटर था। ठीक है, 1972 से लेकर के 2010 तक इस जनरेशन को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसमें जो डेस्कटॉप और लैपटॉप जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 4th जनरेशन के कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि इस कंप्यूटर में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, हम लोग बोलते हैं ना इंटेल पेंटियम, AMD और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज हैं जो कि प्रोसेसर का प्रोसेसर बनाती हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है प्रोसेसर। देखिए ये कुछ देखने में ऐसा लगता है, ये मदरबोर्ड के ऊपर फिट किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद फिर अब इसमें इंटरनेट का भी डेवलपमेंट जो था वो 4th जनरेशन के ही टाइम पीरियड के अंतराल में हुआ था। जैसे 1972 से लेकर के 2010 तक में इंटरनेट भी डेवलप हुआ था। ठीक है, उसके बाद हार्ड डिस्क वगैरह का डेवलपमेंट तो पिछले जनरेशन में ही हो चुका था, लेकिन अब उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने लगी। मतलब अब पहले हार्ड डिस्क जो थे वो बहुत मतलब 32 GB 64 GB तक के हार्ड डिस्क आया करते थे, लेकिन अब 500 MB 500 GB 1000 GB के हार्ड डिस्क भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये कॉमन हो चुके हैं अब। इसके बाद GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हुआ कि GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जो हम अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं ना, जब कंप्यूटर को यूज करते हैं तो देखिएगा कंप्यूटर का जो कलरफुल व्यू आता है, जो कि हमको अट्रैक्ट करता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। हम कोई गेम खेलते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उसका जो लुक होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है। वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से ही होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का यूज तो इसमें हो ही रहा था। इसके बाद फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि एक साथ कई सारे प्रोसेसेस को वो कर सकता था। इसके बाद फिर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर भी हम लोगों ने कर पाया इस जनरेशन के थ्रू, जिसको कि नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बोलते हैं, जिसमें कि एक कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है वो दूसरे कंप्यूटर में भी यूज हो सकता है। बार बार हर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर WWW वर्ल्ड वाइड वेब का भी डेवलपमेंट इसी जनरेशन में हुआ था। जावा जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका भी डेवलपमेंट इसी जनरेशन में हुआ था। अब देखिए डेस्कटॉप और लैपटॉप इसके एग्जांपल हैं। बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज के हो गए कंप्यूटर, देखने में आपके सामने दिया हुआ है। लैपटॉप भी आप देखे ही होंगे। इसके बाद फिर बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल यूज़ भी होने लगा, जगह जगह पे इंटरनेट कैफेज और भी कई जगह पे इसका यूज़ किया जाने लगा। बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके थे, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करने लगे थे। तो इस तरीके से ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का 4th जनरेशन था। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन बहुत ही मज़ेदार है, और ये 5th जनरेशन को हम लोग मोबाइल से समझ सकते हैं।
ठीक है। जैसे देखिए इसका टाइम पीरियड अभी चल रहा है, ये अभी जो टाइम चल रहा है ना 2010 के बाद से आप कंटिन्यू कीजिए इसको, अभी तक या आगे तक चल रहा है, क्योंकि इसका लास्ट टाइम अभी तक आया नहीं है इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है कि सुपर कंडक्टर का यूज किया गया है, बहुत ज्यादा पावरफुल, और मतलब यहाँ पे सुपर कंप्यूटर वगैरह का डेवलपमेंट हुआ जिसमें कि हाईली स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइस होते थे, जिसमें कि नंबर ऑफ डाटा हम लोग बहुत ज़्यादा सेव करके रख सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह जो हम लोग देखते हैं ना, वो वीडियो कहीं ना कहीं सेव होगा, तो सोचिए कि कितने लाखों करोड़ों लोग उसमें वीडियो डाले हुए हैं और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर स्टोर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। उसके बाद फिर क्लस्टर कंप्यूटिंग, यानी कि एक ही साथ कई कंप्यूटर्स को प्रोसेसिंग, मतलब या यूं कह लूँ मैं थोड़ा सा शायद आपको इससे अच्छे से समझ में आए कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करके, यानी कि सिर्फ एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहेगा और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को नंबर ऑफ कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और डिफरेंट यूजर्स उस पर वर्क कर पाएंगे। हालांकि ये फीचर 4th जनरेशन में भी अवेलेबल था, लेकिन उसके कुछ एरर्स को दूर करके 5th जनरेशन में भी उसको फिर से यूज किया गया। ठीक है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। नेचुरल लैंग्वेज इनपुट का मतलब है कि बस आप लोग गूगल असिस्टेंट को याद कीजिए, अपने मोबाइल में आप वॉइस टाइपिंग कर लेते हैं, जो भी आप कहते हैं वो टाइप हो जाता है, या गूगल असिस्टेंट वगैरह में भी हम लोग कोई भी चीज़ बोल करके सर्च कर लेते हैं, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। ठीक है। अदर फीचर में वॉइस रिकॉग्निशन, मतलब आपकी आवाज़ को पहचान सकेगा। ठीक है। ओके गूगल, हेलो गूगल, हे गूगल बोलते हैं ना हम लोग, तो हमारी आवाज़ को वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें जैसे हम लोग का जो मोबाइल डिवाइस है ना, वो मोबाइल डिवाइस 5th जनरेशन कंप्यूटर का सबसे अच्छा एग्जांपल है। आप उससे इसको समझ सकते हैं कि जो भी फीचर है हम कंप्लीटली अब उस पर टाइप वाइप नहीं कर सकते, हम नेचुरल लैंग्वेज इनपुट के हिसाब से मतलब अपनी बातों को बोलेंगे और वो टाइप कर लेगा और हमारी बातों को समझ भी लेगा। जैसे गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करना है तो हम वॉइस सर्च का यूज़ करके भी कर लेते हैं। इसके बाद हालांकि वीडियो का लेंथ कुछ लंबा हो गया है, लेकिन बस लास्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कंप्यूटर की जो बुक में एक्टिविटीज़ थी उसको भी मैंने आगे शॉर्ट आउट किया है, तो वो भी मैं फटाफट समझा देता हूँ। ये कुछ और कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जो कुछ डेवलप हो चुके हैं और डेवलपमेंट के फेज़ में भी हैं। जैसे रोबोटिक्स है, जानते हैं आप लोग रोबोट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, वेरिएबल डिवाइस, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अपनी बॉडी में भी पहन करके यूज, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। माइंड रीडिंग मशीन, ये भी डेवलप हो चुका है, जिससे कि हमारे माइंड के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं उसका मतलब डेवलपमेंट है। वाईफाई आप लोग यूज़ करते ही होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे मतलब बिग डाटा, यानी बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम लोग अपने कंप्यूटर में बिना इंस्टॉल किए या बिना स्टोर किए, क्लाउड कंप्यूटिंग यानी इंटरनेट पे एक स्पेस होता है उस पर स्टोर करके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, इस पर क्वेश्चन मेंशन है, आप यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबेकस था, उसके बाद फिर फर्स्ट प्रोग्रामेबल वेविंग डिवाइस वीपू। ये एक्चुअली पेज नंबर 2 पे है आपके बुक के 7th क्लास वालों के, डीएवी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं। उसके बाद हॉर्मन हॉर्लिथ, ये साइंटिस्ट का नाम, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट कार्ड का डेवलपमेंट किया था। उसके बाद फिर इंक्रिप्टेड फॉर्म में जो कोड होते हैं, इंक्रिप्टेड का मतलब होता है कि कोड को कहीं हम लोग जब सेंड करते हैं ना, तो वो कोड जो होते हैं वो इंक्रिप्टेड, यानी कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक कोड मिल जाता है जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बीच में उसे कोई पढ़ नहीं सकता है, वो साइफर कहलाता है। आप लोगों को याद होगा व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप में देखिएगा जब आप किसी को फर्स्ट टाइम मैसेज करते हैं पहली बार, तो देखिएगा उसमें लिखा रहता है कि दिस मैसेज इज इनकोडेड बाय एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यानी आप अगर किसी को मैसेज सेंड करेंगे तो वो कोई बीच में पढ़ नहीं पाएगा उसको। ठीक है। यानी वो लीक नहीं होगा। उसके बाद फिर पर्टिकुलर मैसेज को फिर से मतलब रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना डिक्रिप्शन कहलाता है। फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये बताया था मैंने, फर्स्ट जनरेशन में है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने डिजाइन किया मैग्नेटिक टेप, ये भी मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस। द फर्स्ट नेटवर्क एर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट का जब डेवलपमेंट हुआ था तो सबसे पहला जो नेटवर्क था वो एर्पानेट ही था, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद वीडियो एक लिंक दिया हुआ है बुक में, उसको देख करके आप मतलब इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है।
और हालांकि मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसे क्वेश्चन पढ़िए, आंसर भी मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आंसर को आप एक बार अपने वीडियो को प्रीवियस फिर से चला के देखिए, या फिर आप अगर समझ चुके हैं तो वहाँ से फिर इन क्वेश्चन का आंसर देके आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ये भी कुछ उसी तरीके का है, इसमें भी बहुत कुछ, मतलब एक तरीके से ये पूरे चैप्टर की समरी है। यहाँ पे ना जनरेशन दिया हुआ है, उसके टाइम पीरियड दिए हुए हैं, उसके हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, तो ये प्रीवियस मैंने डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को सीख सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।